Okay, मेरे बच्चों, last time as you know that we had started with the pollution हम लोगों ने start की थी। I told you कि दुनिया में हर वो चीज that is not the part of our air if it enters the air through human activities or through natural activities it causes pollution। और pollution में हमने oxides of nitrogen भी पढ़ लिए थे, कार्बन मोनोऑक्साइड कल पढ़ा था, ओजोन पढ़ा था और ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर पढ़ लिए थे। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो हैं मेरे बच्चों, इनको हम लोग CFCs का भी नाम देते हैं जी, ठीक है। यानी हर वो कंपाउंड जिसमें ये तीन एलिमेंट्स प्रेजेंट हो, कार्बन, फ्लोरीन और क्लोरीन, ठीक है जी। लेट्स सपोज ये कार्बन है, इसके साथ ये क्लोरीन लगे हुए हैं और ये एक फ्लोरीन लगा हुआ है, ठीक है जी। सो दिस वन इज कंटेनिंग द कार्बन, क्लोरीन एंड फ्लोरीन, सो दिस वन इज द CFC, ठीक है जी। इसी तरीके से सपोज करें ये फ्लोरीन 3 लगे हुए हैं या 2 लगे हुए हैं, क्लोरीन 2 लगे हुए हैं, ठीक है जी। या कार्बन भी एक दूसरे से कम ज्यादा हो सकते हैं, लाइक दैट, लाइक क्लोरीन जो है इस तरह लगे हुए हैं, इधर फ्लोरीन वगैरह लगे हुए हैं, ठीक है। सो all these compounds, जितने भी compounds बनाए हैं, these are millions of compounds। तो ये जो पूरा ग्रुप होता है compounds का मेरे बच्चों, that is called as the CFCs। इसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का जो है वो नाम देते हैं, ठीक है जी। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो होते हैं, ठीक है, they are present in every deodorant। आप लोग जो deodorant यूज करते हो, ठीक है जी, खुशबू के लिए स्प्रे, बॉडी स्प्रे जो होती है, दैट कंटेन्स द क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। उसके अलावा आपके जो है रेफ्रिजरेशन जो गैसेस होती हैं, ठीक है, एयर कंडीशनर में जो गैसेस यूज होती हैं, ऑल आर द पार्ट ऑफ CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का जो है वो हिस्सा होती है जी, ठीक है। तो इनका मेन सोर्स जो है वो रेफ्रिजरेशन गैसेस भी होता है मेरे बच्चों, और उसके अलावा डिओड्रेंट्स हैं, उसके अलावा पेस्टिसाइड्स हैं, इन सब के अंदर जो है ये CFCs जो हैं दे आर प्रेजेंट। इज इट क्लियर? अच्छा जी, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स करते क्या है मेरे बच्चों? जी बेटे, एनीथिंग यू वांट टू आस्क? अच्छा जी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो हैं ये करते क्या हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो हैं एक्चुअली they are very lighter, बहुत लेस डेंस होते हैं। जब इनको एयर में हम लोग स्प्रे करते हैं माय डियर, तो दे राइजेस अप, हमारे लोअर एटमॉस्फेयर से ये अपर एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि ये हमारी अर्थ है, ठीक है जी। अर्थ के तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर तक जहां पे हम लोग रहते हैं, ये जो एटमॉस्फेयर होता है दैट इज कॉल्ड एज द लोअर एटमॉस्फेयर। और इसके ऊपर जो एटमॉस्फेयर होता है दैट इज कॉल्ड एज द अपर एटमॉस्फेयर। और अपर एटमॉस्फेयर में मैंने आपको बताया था ओजोन की लेयर होती है जो कि हमारे लिए बड़ी बेनिफिशियल थी, कल मैंने आपको बताया था, ठीक है। लेकिन लोअर एटमॉस्फेयर में यही ओजोन अगर बन जाए तो ये हमारे लिए जो है वो नुकसान वाली होती है, वो कल हम लोग कर चुके हैं। एनीवेज, these chlorofluorocarbons they are very less dense। ये आहिस्ता आहिस्ता राइज करते हुए हमारे अपर एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। जब ये अपर एटमॉस्फेयर में पहुंचते हैं मेरे बच्चों, तो व्हाट वुड हैपन, ये आपके पास जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, सपोज करें मैं कोई सी एक बना रहा हूं, ठीक है जी। इसके ऊपर जब यूवी लाइट पड़ती है, सो व्हाट वुड हैपन, ये कार्बन और क्लोरीन इन दोनों ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ है। इसके ऊपर यूवी लाइट पड़ेगी, इसका इलेक्ट्रॉन इसको वापस, इसका इलेक्ट्रॉन इसको वापस मिल जाएगा, यानी ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हो जाएगा। और ब्रेक होके मेरे बच्चों क्या बनेगा, ये क्लोरीन का एक न्यूट्रल एटम बन जाएगा। आपको पता ही है कि क्लोरीन जो होता है उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं जी? 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जी। उसका वैलेंस शेल जो है वो स्टेबल नहीं होता। किसी भी एटम के वैलेंस शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स आए तब वो जाके स्टेबल होता है जी। तो ये जो क्लोरीन का एटम बन गया है, इसको हम कहते हैं फ्री रेडिकल, ठीक है जी। और साथ ये वाला भी
आपका फ्री रेडिकल बन जाता है। ये फ्लोरीन और ये क्लोरीन, ये भी फ्री रेडिकल बन गया। फ्री रेडिकल के साथ ये डॉट लगा देते हैं। डॉट का मतलब है कि इसका वैलेंस शेल जो है वो आपका कंप्लीट नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब ये जो फ्री रेडिकल क्लोरीन का बन गया है, दिस वन इज वेरी रिएक्टिव, ये बहुत रिएक्टिव होता है जी। ये कहां पे जाके बने? अपर एटमॉस्फेयर में। ये क्लोरीन का फ्री रेडिकल क्या करता है? ये ओजोन के ऊपर अटैक करता है, O3 के ऊपर, और इसमें से ऑक्सीजन निकाल लेता है, ClO बन जाएगा और O3 को O2 में चेंज कर जाएगा। ठीक है, यानी आपकी अपर एटमॉस्फेयर में जो ओजोन थी मेरे बच्चों, दैट वाज वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, जो आपके लिए बड़ी फायदे वाली थी, जिसका काम क्या था? सूरज से आने वाली जो हार्मफुल यूवी रेस हैं उनको वो स्टॉप कर देती है वहां पे। ठीक है, ताकि वो स्किन कैंसर कॉज ना कर सके, हमारी अर्थ तक ना पहुंच सके जी। ठीक है, तो ये जो क्लोरीन का फ्री रेडिकल होता है, ये इसी ओजोन को तोड़ के ऑक्सीजन में चेंज कर देता है, जिसकी वजह से जो आपकी हार्मफुल यूवी रेज हैं दे विल स्टार्ट रीचिंग द अर्थ एंड कॉजेस द स्किन कैंसर। ठीक है जी, तो इसको लिख लीजिए। फ्लोरोकार्बन्स deplete the ozone layer, due to which harmful UV rays can reach the earth and can cause skin cancer। ठीक है मेरे बच्चों, सही ठीक समझ लिया जी मेरे बच्चे। सही, जो यूवी लाइट क्लोरीन और कार्बन की करती इसके बाद क्या था? ये बेटे यूवी लाइट है ना, ये कार्बन और क्लोरीन का जो बॉन्ड होता है ना, ये वीक होता है असल में। कार्बन और फ्लोरीन का बॉन्ड ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। ठीक है, तो जब इसके ऊपर ये पड़ती है, ठीक है, कार्बन और फ्लोरीन का वीक बॉन्ड है, इसके ऊपर यूवी लाइट पड़ेगी तो ये इसको ब्रेक कर देगी। इस तरह ब्रेक करेगी कि इसका इलेक्ट्रॉन इसको और इसका इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएगा। ये दोनों जो है वो न्यूट्रल होंगे, कोई चार्ज नहीं इनके ऊपर है, ये न्यूट्रल एटम्स समझो बन गए हैं। तो इसको हम फ्री रेडिकल कहते हैं। जब कोई चीज न्यूट्रल हो ना, अगर ये बॉन्ड इस तरह टूटता मेरे बच्चे, सपोज कर, लेट्स सपोज कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड है, ये है, ये बॉन्ड इस तरह टूटता कि ये जो कार्बन है ये इसका इलेक्ट्रॉन छीन के भी ले जाता, तो ये कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाना था, इस क्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाना था। समझ लगी है? इसको हम कहते हैं हेट्रोलिटिक फिशन। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, लिटिक का मतलब टूटना, यानी इंसाफ नहीं होता दोनों में। यहाँ पे ये बॉन्ड जो टूटता है इसको हम कहते हैं होमोलिटिक फिशन। इसमें बॉन्ड इस तरह टूटता है कि दोनों के इलेक्ट्रॉन उनको वापस मिल जाते हैं। बस इतनी सी बात याद रखो, फिशन को छोड़ दो तो दोनों के इलेक्ट्रॉन वापस मिल जाएंगे उनको, ये फ्री एटम्स बन जाएंगे जिसको फ्री रेडिकल कहते हैं, विच आर वेरी रिएक्टिव। ये ओजोन के ऊपर अटैक करके उसमें से ऑक्सीजन का एटम निकाल लेंगे, ओजोन को ऑक्सीजन में चेंज कर देंगे। अपर एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन हमारे किसी काम की नहीं है, ऑक्सीजन हमारे लिए लोअर एटमॉस्फेयर में काम की है कि हम उसको सांस में यूज करते हैं। समझ लगी है? तो यहाँ पे ओजोन डिस्ट्रॉय होती जाएगी, ओजोन होल बन गया इसकी वजह से, जिसकी वजह से हार्मफुल यूवी रेज जो हैं वो आपकी जमीन तक पहुंच रही हैं और स्किन कैंसर के जो चांसेस है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। ठीक है जी बेटे, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको रब कर रहा हूं। हरी अप। The seventh pollutant that we are going to start, that is lead. अच्छा मेरे बच्चों, लेड को समझने के लिए इसको ध्यान से सुनिएगा जरा।
अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द लेड। लेड क्या चीज होती है और ये कैसे जो है पोल्यूशन कॉज करती है। हम लोग जो गाड़ियों में पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं मेरे बच्चों, इट कंटेन्स द लॉन्ग चेन्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। जो पेट्रोल होता है इसको इंशाल्लाह ताला हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर में जो है वो पढ़ेंगे कि पेट्रोल जो है उसमें कार्बन 5 से लेके कार्बन 12 तक की चेन्स जो है वो मिक्स होती है जी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 7 कार्बन्स की एक कार्बन 7 कार्बन्स दे दी है और उनके साथ हाइड्रोजन ज्वाइन कर दिए हैं। ये एक स्ट्रेट चेन आ रही है कार्बन की। जी बेटे 6 2 4 6 चले 6 कह रहे हैं। ये 6 कार्बन की एक चेन ले ली है, ये अनब्रांच्ड पेट्रोल है जी। ठीक है, दूसरे केस में मैंने क्या किया कि इसमें 2 4 5 और 6 कार्बन ही हैं, बट 1 कार्बन इज प्रेजेंट इन द ब्रांच फॉर्म। ब्रांच की फॉर्म में जो है वो प्रेजेंट है जी। ठीक है, इसको हम लोग ब्रांच पेट्रोल का जो है वो नाम देते हैं। जो आपका अनब्रांच्ड पेट्रोल होता है मेरे बच्चों, अगर आप गाड़ी में इस्तेमाल करो तो वो नॉकिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है जी। गाड़ी जो है वो मतलब आप समझ लें कि चलते हुए झटके से लेगी, इतना अच्छी आपको जो है वो स्मूथ गाड़ी नहीं चलेगी। जबकि ये ब्रांच वाला जो पेट्रोल होता है दैट इज हाईली मतलब आप कह लें कि गुड इन एवरेज, यानी गाड़ी की जो एवरेज होती है वो बहुत अच्छी होती है, स्मूथली गाड़ी चलती है, नो नॉकिंग इफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है जी। अब साइंटिस्ट ने 1978 के करीब जाके जो है वो सोचा कि यार ये जो अनब्रांच्ड पेट्रोल है ये तो इतना एफिशिएंट फ्यूल नहीं है, इसके कंपैरिजन में ब्रांच्ड जो आपका फ्यूल है वो ज्यादा एफिशिएंट है। तो उसके लिए कोई ऐसा तरीका करना चाहिए कि अनब्रांच्ड चेन को ब्रांच चेन में कन्वर्ट किया जा सके। तो उन्होंने मेरे बच्चों क्या किया कि अनब्रांच चेन को ब्रांच में कन्वर्ट करने के लिए उनके अंदर एक कैटलिस्ट ऐड कर दिया, लेड। लेड इज बीइंग यूज्ड एज अ कैटलिस्ट अप हियर। ठीक है जी। अच्छा, अब ये जो लेड है ये क्या करता था कि ये अनब्रांच्ड पेट्रोल को ब्रांच्ड पेट्रोल में जो है वो कन्वर्ट कर देता था, बट इट इज अ कैटलिस्ट। और कैटलिस्ट जो है आपको पता ही है कि एट द एंड ऑफ रिएक्शन ये रिएक्शन के अंदर स्टे करता है जी। ठीक है, ये रिएक्शन के अंदर रहता है। कैटलिस्ट जो है ये रिएक्शन में हिस्सा लेता है। कुछ लोगों के ज़हनों में ये कॉन्सेप्ट होता है कि ये रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं करता, इट टेक्स पार्ट इन द रिएक्शन बट इट इज रीजनरेटेड एट द एंड ऑफ रिएक्शन। ठीक है जी, यानी अगर आपने 1 किलोग्राम कैटलिस्ट इस्तेमाल किया है और वो सॉलिड फॉर्म में था, यानी उसके इस तरह बड़ी बड़ी ब्रिक्स थी, ठीक है, तो वो जब इस्तेमाल हो गया, ठीक है, एट द एंड ऑफ रिएक्शन दोबारा बन जाएगा। मे बी यहाँ पे ये ब्रिक्स की फॉर्म में है, बाद में ये पाउडर फॉर्म में बन जाए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा सेंस याद रखें कि कैटलिस्ट टेक पार्ट इन द रिएक्शन, ठीक है, बट इट इज रीजनरेटेड एट द एंड ऑफ रिएक्शन। तो लेड जो है वो कैटलिस्ट उसी पेट्रोल के अंदर रहता था। ठीक है जी। अब ऐसे फ्यूल को मेरे बच्चों जब हम लोग बर्न करते थे गाड़ियों के अंदर, तो ये लेड जो है ये भी क्या करता था कि ये कैटलिस्ट था, पेट्रोल के अंदर मौजूद होता था, तो ये भी धुएं के रास्ते लेड ऑक्साइड बन के हवा में आ जाता था। ठीक है जी। और ये लेड जो है इसकी वजह से क्या होता था कि इसमें अगर सांस ली तो सीवियर हेडेक और ब्रेन ट्यूमर जैसी जो है वो डिजीजेस जो है वो कॉज हो जाती है जी। ठीक है, आप लोग अगर अक्सर गाड़ी का शीशा खोल के जरा जनाब जहाँ पे रिक्शा वगैरह चल रहे हो मून शहर की तरफ चले जाएं तो उसके बाद आए तो जनाब आपके सर में दर्द शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसमें लेड के बहुत ज्यादा पार्टिकल्स हैं। 1985 में जाके फिर क्या किया गया कि इसको बैन कर दिया गया। आप देखिए कि ज्यादातर जो फ्यूल स्टेशंस हैं, पेट्रोल पंप हैं, वहां पे लिखा होता है अनलेडेड पेट्रोल। अन का मतलब है नो, लेडेड का मतलब लेड इस्तेमाल हुआ, तो वो फ्यूल स्टेशंस के ऊपर जो है वो अनलेडेड पेट्रोल जो है वो यूज होता है। यानी अब लेड की बजाय किसी और चीज को जो कि नुकसान वाली नहीं होती उससे जो है वो उसको ब्रांच में जो है वो कन्वर्ट किया जाता है। यू गॉट इट? इसको लिख लीजिए।
ठीक है बच्चों, तो लेड जो है ये ब्रेन ट्यूमर और सीवियर हेडेक जो है वो प्रोड्यूस करता है। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको मेरे बच्चों? यस सर, तो लेड जो होता है एग्जॉस्ट के थ्रू निकलता है ना? जी जी सर, तो कैटालिटिक कन्वर्टर भी होता है? कैटालिटिक कन्वर्टर इसको स्टॉप नहीं कर सकता माय डियर। कैटालिटिक कन्वर्टर ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, ठीक है, और लेड, इनको स्टॉप नहीं कर सकता। ठीक है जी, मैंने लास्ट टाइम जो है ना कैटालिटिक कन्वर्टर मैंने पढ़ाया था, उसमें बताया है सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड, NO, NO2 और CH4 हाइड्रोकार्बन्स, उनको ये अपने साथ अटैच कर सकता है। बाकी इसके अलावा ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर और लेड दे आर अनएबल टू अटैच विद इन द कैटालिटिक कन्वर्टर। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद नंबर 8 पे लास्ट आपका जो पोल्यूटेंट है दैट इज द हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन्स माय डियर, यार आप अगर बातें करनी है बेटे को मूड नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप जा सकते हो बात। सॉरी, इस टॉपिक पे पूछ रहा था। अच्छा, ये टॉपिक खत्म होने वाला है बच्चे, ठीक है, दिस इज द एंड ऑफ द टॉपिक। अच्छा जी, हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स में मेरे बच्चों आपके मीथेन भी आ जाता है, इसको हम एज अ पोल्यूटेंट अभी जो है वो स्टडी कर रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसकी पूरी डिटेल जो है वो हम लोग हाइड्रोकार्बन्स में पढ़ेंगे। हाइड्रोकार्बन्स जो हैं उसमें दो चीजें खास तौर पे, एक मीथेन, द फॉर्मूला इज CH4, and the second thing that is ethane, that is C2H6। ठीक है जी, पेपर में अक्सर एक नंबर का क्वेश्चन वो आप लोगों से बार बार पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ मीथेन, के मीथेन जो है वो कैसे बनता है, तो मीथेन का ओरिजिन लिख दीजिए, डिके ऑफ वेजिटेबल मैटर, या कुछ भी लिविंग थिंग, कोई वेजिटेटिव मैटर लिख दे, कोई भी चीज लिख दे, कोई भी जिंदा चीज मेरे बच्चों जब डेड हो जाती है, डीकंपोज होती है, गलती सड़ती है, ठीक है, तो उसकी बॉडी को डीकंपोजर्स बैक्टीरिया वगैरह डीकंपोज करते हैं, तो उसके रिजल्ट में चार गैसेस बन सकती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन सल्फाइड। तो मीथेन जो है ये काफी ज्यादा अमाउंट में बनती है। आप लोगों ने बायोगैस सुना होगा कि ये जो एनिमल डंग होता है इसको हम लोग रख देते हैं, इनके ऊपर बैक्टीरियाज वगैरह छोड़ देते हैं, तो मीथेन गैस बनती है जिसको बाद में लोग कुकिंग के तौर पे जो है वो इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसका सोर्स क्या होता है मीथेन का, डिके ऑफ वेजिटेबल मैटर। अब ये जितनी भी हाइड्रोकार्बन्स होती हैं मेरे बच्चों, ठीक है, दे आर द ग्रीन हाउस गैसेस, ये ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं। ठीक है, एयर जो हमारी नॉर्मल थी उसकी जो नॉर्मल कंपोजिशन थी उसमें नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नोबल गैसेस और वाटर वेपर्स प्रेजेंट थे। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है माय डियर दैट इज आल्सो द ग्रीन हाउस गैस। लेकिन ये जो हाइड्रोकार्बन्स होती हैं इनका ग्रीन हाउस फैक्टर जो होता है दैट इज 30 टाइम्स ग्रेटर एज कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कार्बन डाइऑक्साइड ने अगर एक हिस्से जो है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रोड्यूस किया है तो ये 30 टाइम्स उससे ज्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। ये ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है उसको भी मैं डिटेल में बताता हूं, सिर्फ ये पहले सुन लीजिए कि हाइड्रोकार्बन्स आर greenhouse gases and their greenhouse factor is 30 times greater than carbon dioxide। ठीक है जी,
अच्छा मेरे बच्चों, ग्रीन हाउस गैस को समझने से पहले थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट जो है वो इसको क्लियर कर लीजिए। दैट इज, आप लोगों ने फिजिक्स में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट जो है उसके 7 कलर्स होते हैं। ना करो, टाइम अपना ना बर्बाद करो, टाइम कोई नहीं है, ऐसे भी इतने बड़े आदमी हैं प्लीज और टाइम भी। नजीर, अच्छा जी, व्हाइट लाइट जो है मेरे बच्चों ये 7 कलर से मिलकर बनी होती है। इसके लिए ये वर्ड याद करने हैं, विद गॉयर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इसमें से जो रेड होती है मेरे बच्चों, इसकी वेवलेंथ जो होती है वो सबसे ज्यादा होती है। वेवलेंथ का मतलब आपको पता ही है, जो वेव्स होती हैं वो पहाड़ों की सूरत में ट्रेवल करती हैं। मैं सिंपल वर्ड्स में सिर्फ समझाना चाह रहा हूँ, मैं उसको मतलब डिटेल में नहीं इतना लेके जाना चाह रहा, सिर्फ थोड़ा सा सिंपल समझ लो, ये वेवलेंथ है इसकी। ठीक है, रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, इसके दो पहाड़ों के दरमियान फासला सबसे ज्यादा है। अगर किसी वेव की वेवलेंथ रेड से भी ज्यादा हो जाएगी मेरे बच्चों, तो उसको हम कहते हैं इंफ्रारेड। ठीक है, उससे भी ज्यादा होगी माइक्रोवेव, उससे भी ज्यादा होगी तो रेडियो वेव। ये जो आपकी वेव्स हैं ये लॉन्गर वेवलेंथ, यानी इनकी वेवलेंथ जो है वो लॉन्गर होती है। और इसी तरीके से इफ यू सी द वायलेट, तो वायलेट की दो पहाड़ियों के दरमियान फासला सबसे कम होता है। अगर किसी वेव की वेवलेंथ जो है वो वायलेट से भी कम हो जाए तो उसको अल्ट्रा वायलेट कहते हैं, उससे भी कम हो जाए एक्स रे, उससे भी कम हो जाए तो ये गामा रे होती है। सो दीज आर द शॉर्टर वेवलेंथ, इनकी वेवलेंथ छोटी होती है, तो शॉर्टर वेवलेंथ रेडिएशंस। ठीक है जी, अब ये ग्रीन हाउस होता क्या है, इसका पूरा तरीका समझ लीजिए। हमारी जमीन है, ठीक है जी, सूरज से जो रोशनी आ रही है मेरे बच्चों, उसके अंदर ये सारी चीजें मौजूद हैं। ठीक है जी, व्हाइट लाइट भी है, लॉन्गर वेवलेंथ रेडिएशंस, और ये शॉर्टर वेवलेंथ रेडिएशंस। ये लॉन्गर वेवलेंथ जो रेडिएशंस होती हैं, ये हवा में अगर कोई ग्रीन हाउस गैस होगी तो वो इन लॉन्गर वेवलेंथ रेडिएशंस को साथ साथ एब्जॉर्ब करती चली जाएगी। ठीक है, और ये लॉन्गर वेवलेंथ रेडिएशन, ये देखो इसकी एग्जांपल ले लो, माइक्रोवेव में आप लोग खाना गर्म करते हो, ठीक है, तो वो लॉन्गर वेवलेंथ रेडिएशंस चीजों को हॉट अप कर देती हैं। ठीक है, तो ये जब एब्जॉर्ब होंगी लॉन्गर वेवलेंथ रेडिएशंस, तो ऑटोमेटिकली चीज का टेम्परेचर राइज करता है जी। तो हवा में अगर ग्रीन हाउस गैसेस मौजूद हैं तो वो इनको एब्जॉर्ब करती जाएंगी। यहाँ आप लोग भी धूप में बैठ जाए तो आपको गर्मी लगती है, क्योंकि लॉन्गर वेवलेंथ रेडिएशंस आपकी बॉडी पे लगती हैं, जिसकी वजह से आपको गर्मी लगती है जी। ठीक है, लेकिन ये जो शॉर्टर वेवलेंथ रेडिएशंस होती हैं, इनको ग्रीन हाउस गैसेस एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, ये हमारी जमीन के अंदर आ जाती है, जमीन इनको एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, लेकिन जैसे ही रात होती है तो जमीन जो है उसने एब्जॉर्ब की थी ये शॉर्टर वेवलेंथ रेडिएशंस, ये वाली, रात को वो इनको चेंज कर देते हैं लॉन्गर वेवलेंथ रेडिएशंस में और उनको बाहर निकालती है। आप देखिए गर्मियां जब बहुत होती हैं तो आप लोग जो है वो जमीन के पास उनको ऐसे लगता है जैसे हीट निकल रही है, आपको कुछ चीज नजर नहीं आ रही होती, तो वो असल में ये लॉन्गर वेवलेंथ रेडिएशंस होती हैं। तो वो उन लॉन्गर वेवलेंथ रेडिएशंस को ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो एब्जॉर्ब करती जाएंगी, और एब्जॉर्ब करके मेरे बच्चों क्या होगा, हमारे एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो राइज होना शुरू हो जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग जो है वो कॉज कर देती है जी। और ग्लोबल वार्मिंग जो है उसके 4 नुकसान होते हैं, कौन कौन से? एक्सट्रीम वेदर चेंजेस, आजकल आप देख लें सर्दी बढ़ती है तो बेइंतहा जनाब, बारिशें होती हैं तो बेइंतहा, गर्मी बढ़ती है तो वो भी जनाब बेइंतहा, एक्सट्रीम वेदर चेंजेस हो रही हैं। और जो ग्लेशियर्स होते हैं जहां पे बर्फ जमी होती है वो पिघल जाते हैं जनाब ज्यादा, और वो जब पिघलते हैं तो सैलाब आना शुरू हो जाते हैं जी, फ्लडिंग शुरू हो जाती है जी, टेम्परेचर राइज बहुत ज्यादा हो जाता है। तो ये ग्लोबल वार्मिंग के जो है वो डैमेजेस होती है जी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अब इसको जो मैंने बोला है इसको लिख रहा हूँ। ग्रीन हाउस गैस क्या होती है? अ गैस
which absorbs, ये पेपर में क्वेश्चन आ चुका है इसकी डेफिनेशन, the radiations of longer wavelength, आपको नेम स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है, बस लॉन्गर वेवलेंथ रेडिएशंस करके लिख दीजिएगा, एंड causes global warming। ठीक है जी बेटे, इसकी स्क्रीनशॉट ले लेंगे वाला। The first one is extreme weather changes. That the second thing is rise in temperature. The third one, that is melting of glaciers causes flooding। ठीक है जी, तो ये तीन इसके जो डैमेजेस हैं ये आप लोग याद कर लीजिए। सो दिस वाज द हाइड्रोकार्बन्स, ये आपके 8 पोल्यूटेंट्स थे मेरे बच्चों। द फर्स्ट वन वाज ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, दूसरे आपके कार्बन मोनोऑक्साइड था, तीसरा आपका ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर था, थर्ड वन वाज ओजोन, उसके बाद क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, उसके बाद लेड और उसके बाद हाइड्रोकार्बन्स। मेरा ख्याल है 7 बन गए, 7 थे शायद। So these are the 7 pollutants, इनको हमने डिटेल के साथ मेरे बच्चों डिस्कस कर लिया है जी, ठीक है। सर एक दफा बता सकते हैं कि वो जो आप बता मतलब रात के टाइम ग्रीन हाउस गैस वो वाली बात बता दें। यार मैंने बताया कि सुबह के टाइम पे जमीन जो है वो रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करती जाती है, शॉर्ट वेवलेंथ रेडिएशंस को, और रात को उन्हीं रेडिएशंस को लॉन्ग वेवलेंथ रेडिएशंस में चेंज करके अपने आप से बाहर निकालती है, जिनको फिर ग्रीन हाउस गैसेस एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और जिसकी वजह से हमारी जमीन का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग कॉज हो जाएगी। यार इतनी डिटेल में बोला हुआ है, अभी मैंने इतना शॉर्ट बताया, मेरा ख्याल है तुझे समझ लग गई होगी अभी। हाँ चले जी। अच्छा जी, अगली चीज जो हम करने जा रहे हैं मेरे बच्चों, दैट इज द प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। Okay जी, purification of water में the first topic we have to start, that is the purification of sewerage water। ये जो गटरों का पानी होता है मेरे बच्चों, कुछ मुल्कों में पानी जो है it is really scarce, बहुत कम होता है, इतना कम होता है कि जो पानी जाया किया जाता है सीवरेज की फॉर्म में, उसी को दोबारा से जो है वो रिसाइकल करके उसको यूज करके जो है वो ड्रिंकेबल बनाया जाता है, ताकि वो दोबारा से दोबारा जो है वो यूज किया जा सके। ठीक है जी, तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द प्यूरिफिकेशन ऑफ सीवरेज वाटर। सीवरेज वाटर को आप लोग जो है वो कैसे प्योर कर सकते हो जी, ठीक है। उसके 5 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले मेरे बच्चों स्टेप 1 में आपने क्या करना है कि बड़े बड़े से रेजर्वॉयर्स बना लें, नदी नाले बना लें जनाब, जिनके अंदर ये सीवरेज वाटर जो है, जो गटरों का पानी है, वो इकट्ठा कर लें, और इकट्ठा करके उसमें जो बड़ी बड़ी इंप्योरिटीज हैं, ठीक है, लाइक लीव्स, उसके अंदर कोई पत्ता अगर तैर रहा है सपोज करें, या उसमें कोई पत्थर मौजूद है, स्टोन वगैरह,
तो उसको आप इजीली जो है वो फिल्टर उसमें से जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज योर स्टेप 1, you collect the impure water in large reservoirs and screen them with large impurities like leaves and stones। स्क्रीन का मतलब होता है बेटे फिल्टर करना, ठीक है जी। तो इसको फिल्टर कर लो विद द लार्ज इम्प्योरिटीज लाइक लीव्स एंड स्टोन्स। ये वाला रब कर दूं हाइड्रोकार्बन्स। यस सर। जी ऑनलाइन वाले बच्चों, दूसरा आपका आता है स्टेप 2। स्टेप 2 में आप लोग क्या करते हो जी, पानी के अंदर मेरे बच्चों कुछ ऐसे पार्टिकल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं विच आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर। पानी में होते भी इनसॉल्युबल हैं, लेकिन इतने छोटे छोटे होते हैं कि उनको फिल्टर पेपर में से भी गुजारे तो उसमें से भी जनाब गुजर जाते हैं जी, ठीक है जी। इतने छोटे होते हैं। ये नहर का पानी ले लें, किस कलर का होता है, ब्राउन कलर का। इसमें मड के पार्टिकल्स होते हैं, मट्टी के। मट्टी और रेत में फर्क होता है बेटे, सैंड पार्टिकल्स एंड मड पार्टिकल्स। मड के पार्टिकल्स बहुत स्मॉलर होते हैं, इनको जितनी बार मर्जी फिल्टर पेपर से गुजारे पानी जो है वो जनाब वो मट्टी के कलर का रहेगा, मट्टी के पार्टिकल्स उसमें से सेपरेट नहीं होंगे। तो उसके लिए मेरे बच्चों हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर एक एजेंट डालते हैं, क्लम्पिंग एजेंट। उसको हम कहते हैं एल्यूमिनियम सल्फेट। क्लम्पिंग एजेंट का काम क्या होता है कि वो जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, जो कि फिल्टर पेपर में से पास हो जाते हैं, उनको ये क्लम्प टुगेदर कर देता है, आपस में जोड़ देता है। जिस तरीके से ग्लू नहीं होती, उसकी वजह से आप चीजों को जो है वो इस तरीके से आपस में ज्वाइन करते जाओ तो एक बड़ी चीज बन जाएगी, जिसको हम लोग इजीली फिर फिल्टर कर सकते हैं जी, ठीक है। तो वो जो केमिकल हम इसमें डालते हैं उसका नाम होता है एल्यूमिनियम सल्फेट। और एल्यूमिनियम सल्फेट जो है, it acts as a clumping agent. It clump together the smaller particles into larger ones which can be easily filtered, ठीक है जी। तो उसको लिख लीजिए। The second step, add aluminium sulfate Al2SO4 thrice in it, which will clump together the smaller particles into larger ones which can easily be filtered, ठीक है जी। So this is your step 2, ठीक है मेरे बच्चों। इसी का स्टेप 3 इंशाल्लाह ताला बच्चों हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है जी।